अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले तो सितारा यासीन को मुबारकबाद देंगे। सितारा ने अपना गाँव वाला घर अपने नाम करवा लिया है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन का काम रहता था, जो कि सुनने में आया है कि आज कंप्लीट हो गया। सितारा का आज का जो ब्लॉग आया था उसमें भी सितारा ने बताया था कि वो अपना ये काम जो है उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाह रही हैं और आज इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा। और सुनने में आया है कि उनका ये काम हो गया है। इसके अलावा सितारा की माँ जो है वो सितारा के साथ इस्लामाबाद जा रही है, जबकि सितारा का सौतेला बाप, उसका सगा चचा जो है वो सुनने में आया है कि सऊदीया जा रहा है। और इसकी माँ का घर, जिसके लिए हेटर्स ने मशहूर कर रखा है कि सितारा की माँ ने बुढ़े को उस घर से निकाल दिया है, लात मार दी है और उस घर को ताला लगा के चाबियाँ अपने पास रखी हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो घर वो रेंट पर लगा रहे हैं और अंकल जो है घर को रेंट पर लगा कर बुढ़ा गुलाम जो है वो सऊदीया भाग रहा है और सितारा जो है वो अपनी माँ को अपने पास ही रखेगी। खैर, ये तो सुनने में आया था, आप लोगों को बता दिया। और सितारा के घर के लिए बहुत सारी खुशी, बहुत सारी मुबारकबाद, इसलिए कि हेटर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। सितारा जब भी घर लेती है इनके पेट में दर्द होता है, इनके सीनों के ऊपर मूंग दले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि सितारा की प्रॉपर्टी से इन चंद ख़वातीन को क्या आग लगती है। मुझे चीज़ समझ नहीं आती। सीरियसली, मैं शुरू से भी कहती थी, अब भी कहूँगी कि जब कोई कुछ लेता है तो मुझे खुशी होती है। और मैं, अगर मेरा दिल चाहे कि चीज़ मेरे पास नहीं है और मुझे अच्छी लगती है तो मैं कहती हूँ या अल्लाह हमें भी नवाज़, अपनी रहमतों से, खैर से, बरकत से नवाज़ और शर से बचा। लेकिन ये वो ख़वातीन हैं जिनके पास शायद है नहीं और जिसके पास है उसे देख नहीं सकती। वो क्या कहते हैं कि भूखे को दे नहीं सकते और रजे हुए को देख नहीं सकते। ये वो ख़वातीन हैं और उनको शदीद तकलीफ़ हुई है। कहती हैं कि सितारा ने जो गाँव का घर है, अपने हस्बैंड के हिस्से के जो 2 रूम थे वो पहले ही अपने नाम लगवा लिए थे और अब ये जो तीसरा रूम इसने जो है वो राबिया से लिया था वो भी अपने नाम लगवा लिया। क्यों आखिर क्यों, किस हक से, क्यों भाई, क्यों, किस हक से का क्या मतलब है। जो 2 रूम्स थे वो उसने अपने नाम लगवाए नहीं हैं, जो पहले के उसके पास थे। वो 2 रूम्स उसको उसके हक के महर में यानी निकाह में हस्बैंड की तरफ से तोहफातन दिए गए थे। जैसे कि आप सब ने देखा कि डीडी ने अब अपनी 3rd वाइफ को 5 मरले का प्लॉट लिख कर दिया है। इसी तरह से सितारा के निकाह में ये 2 रूम्स उसे लिख कर दिए गए थे, तो ये 2 रूम्स उसके नाम तो थे ही, ठीक। और बकाया का जो रूम है तीसरा, जो उसने राबिया से लेकर कौसर को दिया है, वो रूम उसने अपने नाम ही लिखवाना था क्योंकि उसके पैसे उसने भरे हैं। अब ये कहना कि नहीं भाई साजिद की बीवी जो है वो कौसर भी है तो कौसर के नाम होना चाहिए, तो साजिद को अपने ज़ाती पैसे से ख़रीद कर कौसर को देना चाहिए, जैसे कि उसने सितारा को दिया। इसी तरह कौसर को भी देना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ की पेमेंट सितारा करेगी वो तो सितारा की ही होगी। अच्छा, यहाँ ये कहना कि इस ख़ानदान की औरतें, जैसे कि सितारा की माँ ने बुढ़े को उसके घर से निकाल लिया, घर पे कब्ज़ा कर लिया। देखो, जो चीज़ हक महर में मिलती है वो औरत की मिल्कियत होती है। खैर, तो वो घर भी आंटी को हक महर में मिला। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं जनाब, अब बात तो कुछ और करनी थी मुझे। लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, लाइक के बगैर बात नहीं बनेगी भाई। इस तरह के मुझे मज़ा नहीं आएगा और मेरे रिएक्शंस फिर इसी तरह पीछे हो जाते हैं। जब आप चैनल पर काम कर रहे हो और आपको लगे कि भाई आपकी वीडियोज़ को लाइक नहीं किया जा रहा, तो मेहनत वसूल नहीं हो रही, तो दुख होता है और दुख में फिर इंसान पीछे हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता। जब आप लोग भी कहीं जॉब करते होंगे, काम करते होंगे या घर में काम करते होंगे, आपको कोई रिज़ल्ट, कोई रिवॉर्ड मिलता होगा तो आपको भी काम करना अच्छा लगेगा ना। इसी तरह मुझे भी अच्छा लगता है जब आपके लाइक्स आते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं वो फ़ौरन ही लाइक कर देती हैं और कुछ बहनें ऐसी हैं जो मुझे सुनती हैं, पसंद भी करती हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाती हैं। तो अपने ढेर सारे काम की ढेर सारी मसरूफियात में से चंद सेकंड्स निकाल के लाइक को क्लिक कर दीजिए। तो बात कर रहे थे यहाँ पर, टॉपिक तो और था, लेकिन उससे पहले बात कर दूं कि डीडी आजकल बड़ा मचल रहा है, बड़ा उछल रहा है। और डीडी ने ये भी कहा है पब्लिक में आकर, जिसको कि लोगों ने भी बड़े जो है वो शर्फ़ कबूलियत बख्शा। मुझे हैरत हो रही है, बड़े बड़े जो हैं वो यहाँ पर रिएक्शनिस्ट लोगों ने इस चीज़ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा। डीडी ने थंबनेल पर लिखा कि मैं कराची वाला घर जो है वो फ़ातिमा के नाम कब कर रहा हूँ, और वीडियो के एंड में भी कहा कि मैं जो है वो कराची वाला घर तो ज़ाहिर उसको मिल रहा है, ऐसे कहा नहीं। वीडियो के बीच में उसने यही कहा कि वो घर जो है मैंने कहा था कि मैं अपनी दोनों बेटियों के नाम करूँगा, तो हाँ मैं उस पर कायम हूँ, वो घर मैं अपनी दोनों बेटियों के नाम पर करूँगा।
اور یہ کہا کہ بھئی فاطمہ کو اس کا حق مل رہا ہے، جب میں نے کہا تھا کہ میں گھر جو ہے وہ بچوں کے نام کروں گا تو میں کر رہا ہوں، تو گھر بچوں کے نام کرنا اور ساتھ میں یہ کہنا کہ فاطمہ کو اس کا حق مل رہا ہے، تو ڈی ڈی یہاں پر تم جو ہے وہ پی کر ٹن ہوئے ہوتے ہو، پوری دنیا پی کر ٹن نہیں ہوئی بھی ہوتی۔ یہ کہہ دینا کہ میں گھر بچیوں کے نام کر رہا ہوں، فاطمہ کو اس کا حق مل رہا ہے، تو بے ہوشی کی دعا تم پیتے ہو اور کوئی بھی نہیں پیتا۔ اگر تم گھر بچیوں کے نام کر رہے ہو تو بچیوں کو تم کچھ دے رہے ہو، فاطمہ کو اس کا حق نہیں ملا۔ فاطمہ کا حق وہ ہے جو تم نے اس کے نکاح نامے پر لکھ کر دیا تھا، 20 لاکھ روپے کیش، کچھ جو ہے وہ سونا اور اس کے علاوہ 2.5 مرلے کا پلاٹ، یہ اس کا حق ہے، یہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ اور ساتھ ہی بندہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ سنیا کو کچھ نہیں دیا، تو تم نے اپنے ہی نکاح کا ولاگ خود اپلوڈ کیا جس میں تم نے خود دکھایا ہے کہ ہاں جی یہ وہ ہیں کیا کہتے ہیں کون سے پیپرز ہیں بھائی، کچھ عجیب سا نام تھا ان پیپرز کا، تو یہ ان پلاٹ کے پیپرز ہیں 5 مرلے کے پلاٹ کے، تو یہ بھی ادا کیے جائیں گے، ٹھیک۔ تو یہ چیز تم نے خود ہی دکھائی تھی۔ اس کے علاوہ دوستو ڈی ڈی کا ایک تھمبنیل آیا، تھمبنیل کیا ریئیکشن بھی آیا اپنی بہن جو ہے وہ نینا سے ریلیٹڈ، لیکن یہاں پر اس کے تھمبنیل کے اوپر مجھے بہت اعتراض، بہت تکلیف ہے۔ ٹھیک ہے نینا اپنی جگہ ناگن ہے، سب کچھ ہے، میں مانتی ہوں اس بات کو، اس نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ وہ ابھی تک غلط لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نہ صرف غلط لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بلکہ بہت سارے غلطان وہ ابھی تک کر رہی ہے، لیکن تھمبنیل پر اپنی بہن کے لیے یہ لکھنا کہ منہ توڑ جواب دیا، نینا کو منہ توڑ جواب دیا، تو یہ کتنی گھٹیا اور گندی بات ہے جو تم نے لکھی ہے۔ تم کس کس کو اپنے گھر میں منہ توڑ جواب دو گے؟ اپنے گھر کے علاوہ تم کس کس کو منہ توڑ جواب دو گے؟ ہر چیز میں اپنی اوقات دکھائی۔ دوستو اس کے جملے میں نا مجھے اس کے اندر بھی بڈھا غلام ہی دکھا۔ ان کے گھر کے تمام مرد اتنے گھٹیا، اتنے گرے ہوئے، اتنی گھٹیا ذہنیت کے ہیں، اور اگر عورتوں کے افیئرز نکلتے ہیں تو یقین کرو پھر مجھے غلط نہیں لگتا، کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں کھل کر آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں، خیر اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کروں گی کہ ڈی ڈی نے نینو سے ریلیٹڈ یہ بات بھی کہی کہ نینو جو ہے میرے اس نکاح کو، میری اس شادی کے معاملے کو جانتی تھی۔ ڈی ڈی نے یہاں پر یہ کہا کہ تم تب کیوں چپ تھی، تب کیوں نہیں بولی جب میں تمہارے گھر میں آ کر بیٹھتا تھا، یعنی کہ وہاں پلاننگ ہوتی تھی، اور واقعی پلاننگ ہوتی تھی، جبھی تو ڈی ڈی نے کہا کہ تم جو ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ پھر میں تم پر ریئیکشن بناؤں گی، تم نکاح کر لو پھر میں تم پر ریئیکشن بناؤں گی، لیکن مجھے پلٹ کر جواب نہیں دینا، یعنی کہ پری پلانڈ پلانٹ ہے، سب کچھ پلانٹڈ ہے۔ اور یہاں پر میں یہ چیز کہوں گی کہ فاطمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے ریلیٹڈ جو لوگوں کا کنسرن ہے کہ فاطمہ کو نینا کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، تو آج میں بڑے دھڑلے سے کہتی ہوں کہ واقعی فاطمہ کو نینا کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے حق میں پہلے بھی نہیں تھی، میں نے آ کر جو ہے وہ نینو سے ریلیٹڈ ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی کہ نینو ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے، لیکن آج تو میں کھلے میں آ کر کہہ رہی ہوں کہ فاطمہ عقل کے ناخن لو۔ اگر فاطمہ نے نینا کے اوپر ٹرسٹ کیا اپنے جو ہے بینکنگ کے معاملے سے لے کر یا کسی بھی چیز سے لے کر، بھلے وہ بابر ہو بھلے وہ نینا ہو، اگر ان میں سے کسی پہ بھی ٹرسٹ کیا، دیکھو بابر کو میں برا نہیں کہوں گی، بابر ٹھیک ہے، بابر ایک اچھا انسان ہے، لیکن پاس ورڈ پن یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اپنے حد تک ہونی چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ شہباز کی حد تک ہونا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے مجھے شہباز بھی جو ہے وہ انہی کی طرح کا لگ رہا ہے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بھی جو چیزیں پبلک میں آ رہی ہیں دیکھو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بیوڑے نشیڑے لوگ، یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے، ہاں یہ بیوڑوں اور نشیڑوں کے ضرور سگے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ تو پی رہا تو 2 گھونٹ مجھے بھی پلا دے، ہم دونوں بھائی ہیں، تو وہ اس وقت جو ہے چاچا بھتیجا یہ سارے جو یہ بھائی ہو جاتے ہیں، اسی طرح سالہ بہنوئی سارے بھائی ہو جاتے ہیں جب وہ کٹی ہوئی پیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان میں شہباز ایسا ہے یا نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو چیزیں شہباز کے لیے سننے میں آ رہی ہیں تو شہباز بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، جیسے کہ انور چچا نے آج بات کی، انور کا بھی کچھ دیر پہلے ریئیکشن اپلوڈ ہوا، اس کے پر بھی مجھے شدید غصہ ہے، تو وہ پورے کا پورا تھوبڑا کیمرہ کے اندر دے دیتا ہے، یہ چیز مجھے عجیب لگ رہی ہوتی ہے، اس کو ولاگنگ کا سینس ہی نہیں ہے، اس کو کسی نے بتایا نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بیک کیمرہ سے شوٹ کرو، دوسری چیز یہ ہے کہ کیمرہ کو خود سے تھوڑا دور رکھو، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بندہ بات سنے۔ اب پورے گھر میں تو میں ریئیکشن لگا کر سنتی نہیں ہوں، ظاہر سی بات یہ ہے کہ میں اگر ان لوگوں کی فیملی کو سنوں، یقین کریں کہ ان کی فیملی میں سے کچھ کے ولاگ بھی ایسے ہیں کہ میرے گھر والے مجھے گھر میں نہیں سننے دیتے، کہتے بھائی نحوست آتی ہے، ان لوگوں کو پاک نا پاک صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں ہے، کیوں سنتی ہوں ان کی فیملی کو؟ تو وہی بات ہے کہ اگر مطلب ان کے ولاگ سنیں تو پھر ان کے تھوبڑے دیکھنے پڑ جائیں۔ خیر ایئر فونس لگانے کی مجھے عادت نہیں ہے، میں لگا لوں وہ نکل جائیں ہل جائیں، میں اس سے بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں۔ خیر تو بات ہو رہی تھی چاچا جی آپ اپنا تھوبڑا تھوڑا پیچھے رکھ کر بات کیا کریں، ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ جناب چچا نے کہا کہ
शहबाज जो है वो मेरा भतीजा है, और फिर साथ ही कहते हैं कि शहबाज से रिलेटेड कहते हैं कि सांप अक्सर पाल लेते हैं लोग, तो सांप को ही पाला पोसा। फिर आगे चलकर कहता है कि नहीं, गुड़ को कहीं से भी चख लो, गुड़ मीठा होता है, तो ये तो सब सारी औलाद मेरे भाइयों की औलाद है तो मेरी औलाद है, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मनाता। लगता है ये हर वक्त पी के टुन हुए होते। आजकल चाचा को लगता है ज़्यादा ही मिल रही है, क्योंकि एक ड्रामे में इनको काम मिल गया था, वहाँ से थोड़ी बहुत इनको मजदूरी मिल गई होगी, ठीक, तो वो मजदूरी जो है अब वो अपने पीने पर ही उड़ाएंगे और कुछ अरसे में अपनी बीवी को लाकर फिर किसी कोठी पर मुलाजमा छोड़ देंगे। तो ये इन लोगों की असलियत है। ये बंदा जो है पल में कहता है कि ये सपोलिया है, सांप है, मैंने आस्तीन में पाला है, और पल में कहता है कि नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, कुछ भी कहो मुझे बुरा नहीं लगेगा। वैसे मेरा ख्याल है अभी जो फातिमा का थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन टाइप का अपने व्लॉग के अंदर आया था, चंद जुमले उसने बोले थे कि अपने जो हैं वो अपनों के रूप में, पता नहीं क्या बोला था यार, उसने कुछ जुमला ऐसा बोला था ना, हाँ, उसने कहा था अपने जो है वो ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। तो रियलिटी यही थी, वो मेरे ख्याल अनवर चाचा से लेकर बात कर रही थी कि आप लोगों ने अपने अपने चेहरे दिखाए हैं। यहाँ अनवर चाचा जो है उसने ये भी कहा कि मैं निकाह में शामिल नहीं था। कल उसने रिएक्शन या सुबह अपलोड किया था कि साबित करो शहबाज मैं निकाह में शामिल था। तो अंकल आपसे मैंने बात कही थी कि आप अगर गए थे, आपने देखा था, तो आपने आकर शोर क्यों नहीं मचाया, आपने वाईटी फैमिली को क्यों नहीं बताया, आपने पर्दा डाला। देखो जो कानून के एतबार से देखा जाए ना, कि जुर्म को देखकर खामोश हो जाने वाला एक शख्स है, उसकी आंखों के सामने कोई जो है वो कहीं अल्लाह ना करे किसी को कुछ कर रहा है या कोई चोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और एक शख्स ने देख लिया और देखकर खामोशी से वहाँ से हट जाता है, किसी को कुछ नहीं बताता, पुलिस में कंप्लेन नहीं करता, तो फिर वो बंदा भी गुनहगार है। और जब वक्त आने पर पता चले कि इस शख्स ने चीज़ देखी थी, तो वो मुजरिम है, वो भी जुर्म में बराबर का शरीक है। ये कानून है, ये लॉ है, ठीक है। तो आपने अगर वो बैग देने गए थे और आपने निकाह देख लिया था, मिसाल के तौर पर आपको पहले से नहीं पता था, आपने वो देख लिया था, तो फिर आप बराबर के मुजरिम हो, आपको आकर पब्लिक में कहना चाहिए था। अच्छा, इसके अलावा डीडी ने अपने रिएक्शन में कहा कि भाई दोनों मेरी बीवियां हैं, और अगर मेरी बीवी जैसे कि फातिमा है वैसे ही सनिया है, अगर सनिया से रिलेटेड कोई बकवास करेगा तो मैं आऊँगा और जवाब दूंगा। तो डीडी तुम्हारी गैरत तब कहाँ मर जाती है जब तुम्हारा सगा मामू उठकर तुम्हारी बीवी को कंजरी कहता है, किस बिहाफ पे कहता है, और आकर पब्लिक में ढंढोरा पीटता है कि डीडी ने जो है वो फातिमा के कहने पर तलाक दी। तो डीडी यहाँ पर तो फिर तुम ही झूठे साबित होते अगर अपने मामू की बात पर खामोश होते हो। एक तो ये कि क्या फातिमा को वो हक नहीं है जो तुम्हारी दूसरी बीवी को हासिल है। जब सनिया के लिए कोई कुछ बुरा कहता है तो तुम बकवास करने आ जाते हो, लेकिन जब फातिमा के लिए तुम्हारा सगा मामू बकवास करता है, गाली देता है, तुम नहीं आते। और इसके अलावा यहाँ तुम खुद झूठे इसलिए भी साबित होते हो, एक तो इस बात पे कि तुम अपनी बीवी का कहते हो कि मैं बीवी का साथ देता हूँ, दोनों मेरी बीवियाँ, तो फातिमा का भी साथ दो, झूठे साबित हो रहे हो। और दूसरी चीज़ ये कि इस बात से तुम झूठे ऐसे भी साबित होते हो कि नदीम ने बताया है कि फातिमा के कहने पर तुमने तलाक दी। इसका मतलब है तुम आयशा के लिए जो बकवासियात करते थे अब तक, तो उसका मतलब वो सब झूठ था कि आयशा जो है वो खुद ही किसी में इन्वॉल्व थी और बच्चे को छोड़कर चली गई थी, और ये था और वो था, वो सब कुछ। इसका मतलब है कि नदीम ने उल्टा तुम्हें ही यहाँ पर झूठा साबित किया है, और नदीम का कहना ये है कि तुमने आयशा के ऊपर वो तमाम चीज़ें फिर इल्ज़ाम लगाए थे। इसके अलावा डीडी से मेरा ये भी सवाल है, जैसे किसने कहा कि शहबाज ने मेरी बहन की इज्जत पे हाथ डाला था, जिस पर वो बेचारी रोद हो भी रही है, अब क्या कह सकते हैं। खैर, तो यहाँ सवाल मेरा डीडी से ये है कि डीडी यहाँ तो फिर तुम भी डीडी साबित हो गए। तुम्हारे लिए जो हेटर्स जो जुमला इस्तेमाल करती थी द ल वाला, तो तुम बताओ फिर वो तुम तो साबित हो गए ना कि एक शख्स तुम्हारी बहन की इज्जत पे हाथ डालता है, फिर तुम उसी के घर में अपने बीवी बच्चों को लेकर बैठते हो, रोटियाँ तोड़ते हो, हर 2 महीने बाद 4 महीने के लिए तुम उसके घर में जाकर बैठते हो, कभी उसको अपने घर में बिठा कर उसी थाली में खाते हो। फिर तुम्हारी बहन जो है उन्हीं लोगों के साथ तुम्हारे घर में उनके सामने आती जाती है, बैठ कर तुम लोग इकट्ठे लूडो खेलते हो, चैलेंजेस करते हो, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हो, चाय पीते हो, फिर तो तुम सारे के सारे बेगैरत हो। अच्छा, अनवर चाचा कह रहा था मेरे ख़ानदान वालों को बेगैरत ना कहें, और मेरे भाई, खैर भाई तो तुम बनते नहीं हो, तुम्हें तो कहना ही नहीं चाहिए भाई। बेगैरतों को लोग बेगैरत ना कहें तो क्या कहें दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कि बेगैरतों के लिए कोई और इससे गिरा हुआ लफ्ज़ अगर मार्केट में आया है तो वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बकौल इनको बेगैरत और गया गुजरा और घटिया ऐसे अल्फाज नहीं पसंद। इनके लिए मार्केट में कोई नए अल्फाज आने चाहिए, तो फिर अनवर चाचा की डिमांड पूरी करो भाई। खैर, तो डीडी ने अपने रिएक्शन में नैना से कहा कि तुम्हारे साथ मेरा जीना मरना ख़त्म है, तुम मेरे जनाजे में नहीं आना। वैसे लगता है डीडी को पता लग गया कि आसिम के बाद जल्द ही अब डीडी का भी नंबर है। अच्छा, वैसे डीडी ने कल लाइव लगाई हुई थी दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, और बहुत सारे कमेंट्स को ये बंदा जो है वो ये कहकर भी नज़रअंदाज कर रहा था कि ओह इतने सारे कमेंट्स कैसे पढ़ूँ, हालांकि वहाँ पर गालियाँ ही गालियाँ लिखी हुई थी। यहाँ तक लोगों ने लिखा कि ये इतना खूबसूरत बेड जो है मरहूम आसिम साहब का है, जिसके ऊपर तुम इस वक्त बैठे हुए हो और तुमने लाइव लगाई हुई
हुई है। किसी ने ये भी लिखा कि बहुत जल्द इस बेड के ऊपर डीडी तुम भी आंखें मूंदे दुनिया से दफ़ा हुए पड़े हुए होगे, तुम वहाँ दिखोगे। और लोगों ने यहाँ तक लिखा कि चलो अब तुमने लाइव लगा ही दी है तो हमें मरहूम आसिम की बेवा भी दिखा दो। मरहूम आसिम की बेवा से याद आया जनाब, खैर एक और जुमला था यहाँ पर कि डीडी ने जनाब नीनू से कहा है कि मेरे बच्चों को भी अपने कैमरा में दिखाना बंद कर दो। कौन से बच्चे भाई जिन्हें लोग पाल रहे हैं वो तुम्हारे बच्चे हैं। यूँ तो बहुत सारे गलियों में जो जानवर फिर रहे होते हैं ना, नाम नहीं लूँगी, उनके भी जगह जगह बहुत सारे होते हैं, ऐसे पालते हैं अपने बच्चों को जो गलियों में फिर रहे होते हैं। उनकी तरह अपने बच्चे तुमने लोगों के ऊपर फेंके हुए हैं, क्या कह सकते हैं। अपने सही से अपनी माँ के नक्शे कदम पे चल रहे हो। ये वो बेटा है जिसने अपनी माँ के ऊपर बहू अपनी माँ के नक्शे कदम पर पैर रखे हैं, जो कुछ अर्सा पहले अपनी गाड़ी में बैठकर रोकर एक दिन अपनी माँ के ऊपर रिएक्शन दे रहा था, और ये भूल गया है कि इसके ऊपर फिर अली ने भी रिएक्शन देने हैं, फादिया और दुआ ने भी रिएक्शन देने हैं, और अपनी ज़िंदगी के गंदे तरीन तजर्बात जो है वो पब्लिक में आके एक दिन शेयर करने हैं। ये हो तुम बाप। लानत है भई ऐसे बापों के ऊपर जो अपनी ज़िंदगी के एक्सपेरिमेंट से सीखने के बाद भी वही तजर्बात अपने बच्चों के ऊपर छोड़कर उनकी ज़िंदगियाँ भी मुश्किल बनाते हैं। खैर तो यहाँ मोहतरमा सनिया साहिबा का भी एक रिएक्शन आता है जिसमें आकर वो कहती हैं कि मैं डीडी से जुड़े हर रिश्ते का एहतराम करती हूँ, भले से वो कुछ भी हों, कुछ भी बोलें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मुझसे खुश रहे। मैं तो बीमार सी बंदी हूँ, आजिज़ सी बंदी हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो दुख हैं, दुख ही भरे हुए हैं। अगर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई, एक फूल आया, तो मैं क्यों उस पर खुश ना हूँ, उसकी कदर क्यों ना करूँ। वाह 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 वाह। क्लैपिंग होनी चाहिए इस बंदी के लिए जनाब, क्लैपिंग होनी चाहिए। एक नशेड़े बेवड़े के लिए अल्फाज हैं, और कितने दिन तक हैं, 4 दिन की चांदनी है, फिर कबर की अंधेरी रात है जनाब। क्योंकि डीडी जो बेवड़ा है उसके पास इतना नहीं है जितना कि सानिया वसूल कर सके। हाँ, थोड़ा सा फेम है वाईटी का चैनल को ग्रो करने के लिए, और चंद जो है वो धेले होंगे, वो ये उससे उचाट लेगी, उसके बाद उसको भी ये किक आउट कर देगी जैसे कि इसने आसिम को किया। और हैरत की बात यह है कि आसिम का ख़ानदान क्या इतना गूंगा बहरा है, क्या इतने वो लोग मजबूर है, मोहताज है। या मुझे ये लगता है कि उसकी बीवी ने ये कह छोड़ा है और उसके घर वालों ने ये कह छोड़ा है कि ये आसिम की अपनी पसंद थी, अपनी करनी भरनी थी, जैसे उसने किया वैसा उसके साथ हो गया, अब हम और क्या कर सकते हैं। ठीक, ये कहकर भी लोगों को सब्र आ जाता है। तो मोहतरमा कह रही थी कि डीडी से जुड़े हर रिश्ते की मैं इज़्ज़त करती हूँ और मैं किसी के लिए बुरा भला नहीं कहती, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मुझे जीने दें। मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमारी से, मैं तो 65 पे थी और 65 से मैं 116 पे चली गई, और फिर मैं फिर 65 पे आ गई। भी तुमसे किसने पूछा तुम 65 की हो? तुम्हारा जो कमर के नाम पे कमरा है, जो कम से कम इस वक्त जो है वो 40 के करीब होगा, किसने तुमसे तुम्हारा फिगर पूछा, तुम्हारे नाप पूछे? इतनी घटिया औरत है ये, दोबारा बैठकर अपने नाप तोल बता रही है, तुम्हें बीमारी हो गई थी, तुम्हें ये हो गया था। कहती है मुझे बीमारी हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। अब यहाँ पर मैं कोई अल्फाज नहीं बोलना चाहती, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती, वरना बोलने को बड़ा कुछ है। खैर, इसने अच्छा इलाज ढूंढा हुआ अपना, वो आप सब देख रहे हैं कैसे कैसे अपने इलाज कर रही है। अच्छा, इसके अलावा ये कहती है कि डीडी से जुड़े तमाम रिश्तों की मैं इज़्ज़त करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मोहतरमा, तुम खुद रिस्पेक्ट करती हो और अपने घर वालों को बिठा कर तुम फातिमा के ऊपर रिएक्शन दिलवाती हो। क्या फातिमा डीडी का रिश्ता नहीं है? अपनी बहन के थंबनेल्स चेक करो जो लिखती है कि ऐसा क्या था सनिया में जो डीडी को कराची से यहाँ आना पड़ा, जो उसे कराची में नहीं मिला। ऐसा क्या था सनिया में जो डीडी को ये सब करना पड़ा? ऐसा क्या था जो उसे अपनी पहली बीवी से नहीं मिला? ऐसा क्या था जो उसे अपने घर से नहीं मिला, उसे यज़मान आना पड़ा? ऐसा क्या था यज़मान में जो उसे कराची में नहीं मिला? तुम कहती हो कि मैं जो है डीडी से जुड़े रिश्तों की इज़्ज़त करती हूँ, और तुम्हारी बहन बैठकर, तुम्हारी बहन, तुम्हारी भाभी, ये लोगों को प्रोवोक करते हैं, उनको खुद मजबूर करते हैं कुछ ना कुछ बोलने के ऊपर, और फिर तुम आकर कहती हो कि मुझे जीने दो। तुम लोग जीने का काबिल हो जिन्होंने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद की। जब तक कानून एक्शन नहीं लेगा दोस्तों, ये औरतें और ऐसी कई औरतें ऐसी खुली घूमती रहेंगी। बहुत ज़रूरत है। अब ये चीज़ अगर मीडिया में आ ही गई है, ऐसी एक चीज़ अगर मीडिया में खुल ही गई है, तो खुदा की कसम इस पूरे ख़ानदान की अच्छी सी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, समेत इस सनिया के ख़ानदान की। खैर, तो यहाँ थोड़ी सी बात मैं ये भी कर रही थी कि डीडी ने जो इंकशाफ किया कि नीनू जो है वो इस चीज़ में उसको मशवरे दे रही थी, इससे कह रही थी मैं भी तुम्हारे ऊपर खूब रिएक्शन बनाऊँगी। तो इसका मतलब यही है कि नीनू हमेशा से प्लानिंग्स का हिस्सा रही है। इससे साबित होता है कि जो हम कह रहे थे, जो मैंने ये बात आकर बोली थी पब्लिक में कि इसकी कोई ना कोई दुखती रग है, इसकी प्लानिंग्स हुई हुई हैं सऊदीया वाली बाजी से लेकर कि भाई हमारी यूँ होगा वो होगा, तुम बात करना, फिर मैं रिएक्शंस दूंगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम मुझे सपोर्ट करना। नहीं, बैक स्टेज प्लानिंग होती थी, बैक स्टेज सब कुछ
طے کر کے یہ سارا کچھ ہوا ہے. آج بھی آپ نوٹس کریں سب کچھ طے ہوا ہے، اسکرپٹڈ ہے. دن میں 4 ریئیکشن جو ہے وہ انور چچا ڈال رہا ہے، اسی طرح لوٹا پیندا ماموں ڈال رہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ڈی ڈی نینو، یہ سب جو لگے ہوئے ہیں، خوب ڈالر کما رہے ہیں. جن کے چینل جتنے چھوٹے ہیں وہ اتنے زیادہ ریئیکشنز ڈال رہے ہیں. اور ڈی ڈی بھی اس موقع کا خوب فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ اور اس کی نئی دلہن اور دلہن کا پورا خاندان، سب کے سب لوگ لڑیاں پا رہے ہیں اس کنٹروورسی سے، خوب سارا کما رہے ہیں. یعنی کہ یہ شادی جس کے اوپر چند ہزار خرچ کیے، اس سے لاکھوں روپے کمانے ہیں. نہ صرف لاکھوں روپے کمانے ہیں بلکہ چینلز کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ یہ اتنے آرام سے ختم نہ کیے جائیں. لیکن قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. جس دن یہ معاملہ مدعا اور شدت اختیار کرے گا، آخر قانون کو میدان میں آنا پڑے گا. تو اس ڈڈو نما ڈی ڈی سے میں یہی کہوں گی کہ تھوڑی سی غیرت جو ہے وہ فاطمہ کے معاملے میں بھی دکھاؤ. لوگوں کو چونا لگانا بند کرو. جو فاطمہ کہا کہ وہ اس کو دو. بیٹیوں کے نام پر اگر یہ تمہارے پینے سے بچ گیا، ٹھیک ہے، جو تمہارے حالات ہیں پینے پلانے والے، اس سے اگر یہ فلیٹ کا حصہ جو تمہارے نام پر اگر یہ بچ گیا تو اس سے پہلے ہی تم بیٹیوں کے نام پہ کر دو. اور جو تم بیٹیوں اور بیٹے کو دینا چاہ رہے ہو نا، اس میں تم فاطمہ کو مت لپیٹ کر لاؤ، ٹھیک ہے. اس میں تم یہ مت کہو کہ فاطمہ کا بھی ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہاں دوستو، ایک مزے کی بات یاد آئی. اس سے پہلے آپ سب نے لائک کرنا ہے، جلدی لائک کیجئے. جو رہتا ہے، جس نے لائک نہیں کیا، لائک کے بٹن پہ کلک کیجئے. اس کے بعد جناب کرتے ہیں بات ہم گلابی صوفے سے نیلے صوفے کا سفر. جی دوستو، ایک بہن نے اپنا صوفہ چینج کرنا تھا اور صوفہ چینج کرنے کے لیے اسے اتنی جدوجہد کرنی پڑی کہ لگاتار 1.5 سے 2 سال اس نے اپنی بہن کی مٹی پلید کی اور بالآخر اس کا گھر چینج ہوا. ساتھ ہی اس کے گھر میں گلابی کے بعد نیلا صوفہ آ گیا. یہ تھا گلابی سے نیلے صوفے کا سفر. یعنی کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں انٹیریئر چینج کرنا ہو، آپ کو چھوٹے سے بڑے گھر میں جانا ہو، تو پکڑو کسی بہن، بھابھی، بھتیجی، بھانجی کو اور لگا دو اس کے اوپر زی کا ٹیگ. اپنے بندے سے، پڑوسی سے، بیٹے سے، بھائی سے، کسی کے بھی ساتھ تمہارا گھر رینوویٹ ہو جائے گا، بڑا سا گھر بھی مل جائے گا اور صوفہ بھی چینج ہو جائے گا. ویسے دوستو، اس گلابی صوفے کو چینج کرنے میں آپ سب کا ہمارے سمیت بہت زیادہ ہاتھ ہے. آپ سب کو یاد ہوگا اس گلابی صوفے پر کبھی اس کو آگ لگی اور کبھی ہم نے اس کو لگائی. خیر، یہ امید میں اب کرتی ہوں کہ اللہ کرے اب جو اس کے گھر میں نیلا صوفہ آیا ہے، اس نیلے رنگ کے کارن کچھ ٹھنڈ رہے. یہ جب اس کے اوپر بیٹھے تو اس کا دماغ ٹھنڈا ہو، ٹھنڈے خیالات آئیں، گندی چیزیں اس کے ذہن سے نکلیں. آگ جو اس کے ذہن میں، اس کے من میں لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو شانتی ملے، سکون ملے. آپ لوگ جو ہے اپنی رائے کا اظہار اس نیلے صوفے سے ریلیٹڈ ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ گلابی صوفے سے نیلے صوفے تک کا سفر کوئی معمولی چیز نہیں. اور یہ پوائنٹ مجھے بالکل اینڈ میں یاد ہے، ورنہ اس کے اوپر اچھی خاصی بات ہو سکتی تھی. لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.